में विधानसभा चुनाव हैं, हर सियासी पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। नेताओं के चुनावी दौरे भी हो रहे हैं, रैलियां भी हो रही हैं। लेकिन ये चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, कितने राज्यों में कमल खिलेगा, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें से, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी। गडकरी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ में। सबसे पहले राज्यों में जिनमें विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, चुनाव शुरू होने से पहले जिस तरह की घटना हुई है पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, इसको लेकर क्या देखते हैं? क्या ये भी चुनावी मुद्दा बीजेपी बनाएगी? देखिए, ये चुनावी मुद्दा और राजनीति का प्रश्न नहीं है। प्रधानमंत्री कोई पार्टी का नहीं होता, देश का होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और इसलिए प्रधानमंत्री इस पद पर रहे हुए व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके कारण स्वाभाविक रूप से सभी लोकतांत्रिक प्रेमी लोगों के मन में और पार्टियों के मन में भी विशेष रूप से तीव्र नाराजगी है। ये अच्छी बात नहीं हुई। लेकिन क्या लगता है, क्या कई पार्टी के नेता आपके ही मांग कर रहे हैं कि कड़ा फैसला लेना चाहिए, यहाँ तक कि सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए ऐसे वक्त में जब चुनाव हो रहे हैं? अब तो मैं तो आज दिल्ली के बाहर हूँ, कैबिनेट के मीटिंग में नहीं था, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में आज 3 रैलियाँ मेरी थी और इसलिए मैं उप मुख्यमंत्री जी और मैं दोनों साथ में थे। पर पार्टी में निश्चित रूप से तीव्र भावना है और इसके ऊपर अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी जो उचित निर्णय करेंगे वो निर्णय पार्टी निश्चित रूप से, भावना तो पार्टी की है पर इसका अंतिम निर्णय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री करेंगे। गडकरी जी, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें आपको क्या लगता है इस दौर में आपके समक्ष बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रही है? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि बीजेपी 2014 में केंद्र में रूलिंग पार्टी बनी है, सत्तारूढ़ पार्टी बनी है और 14 से लेकर 21 तक ये 7 साल का जो पीरियड है, इसका हमारा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने है। 1947 के बाद जो करीब 75 साल में जो नहीं हो पाया था, 60-70 साल में नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अभी तो 7-8 साल से हम हैं। इसके पहले कांग्रेस पार्टी को लगातार शासन करने का मौका मिला, पर जो कांग्रेस नहीं कर सकी वो काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सभी राज्यों में करके दिखाया है। लेकिन आपकी पार्टी पर यही आरोप लगता है कि जब जब चुनाव आते हैं राम का मुद्दा गरमाने लगते हैं, राष्ट्रवाद का मुद्दा गरमाने लगते हैं, हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। देखो, अयोध्या में राम मंदिर बनना ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है। ये देश के करोड़ों भारतीयों की इच्छा है कि जहाँ प्रभु रामचंद्र का जन्म स्थान था वहीं उनका भव्य मंदिर का निर्माण हो, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो मार्ग खुला हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये देश की अस्मिता, इतिहास, संस्कृति का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है, और इसलिए कोर्ट के निर्णय के बाद निश्चित रूप से वो मंदिर निर्माण होना, इसको हम सबको खुशी भी और समाधान भी है। अब प्रश्न ऐसा है कि आप ही लोग सवाल पूछते हैं, फिर लोग जवाब देते हैं, फिर आप ही बोलते कि ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं पहले, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे 7 साल में किए हुए काम के भरोसे, जैसे उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ी थी, अंडरवर्ल्ड, गुनहगार, रेपिस्ट, जो एंटी सोशल थे, क्रिमिनल थे, उनके खिलाफ योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो कार्रवाई की, क्या उसमें उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था प्रस्तावित नहीं हुई? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके सपने में तो श्री कृष्ण आए थे और कह गए कि जीत उनकी हो। देखो, मैं इन सब बातों पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। किसके सपने में कौन आया और कौन किसके सपने में गया, वो अपनी अपनी बात देखते रहे। हम विशुद्ध राष्ट्रवाद के आधार पर विशेष रूप से गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट और राष्ट्रवाद, उसके साथ साथ अंत्योदय, ये हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन है कि समाज का जो आखिरी शोषित पीड़ित व्यक्ति है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जिसको हम दरिद्र नारायण कहते हैं, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं, उस व्यक्ति को भगवान मानकर हम उसकी निरंतर सेवा करें। और जिस दिन उस व्यक्ति को
रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारी कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है। और हर राज्य में और देश में उन सब दरिद्र नारायण के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और करते रहे। वो तो इसलिए कह रहे हैं ना कि आप लोग राम का मुद्दा उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसका क्रेडिट बीजेपी ले रही, लिहाजा अखिलेश कृष्ण का तो ये राम वर्सेस श्याम चुनाव होने वाला है क्या? मुझे लगता है इस प्रकार की बातों की चर्चा करना निरर्थक है। उनको जो कहना है वो कहे, हमें जो कहना है वो कहे। और सही में मैं ये मानता हूँ कि 21वीं सदी की राजनीति पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट है। उनको भी कभी चांस मिला था, वो बताए कि उन्होंने क्या काम किया है, और चुन कर आएंगे तो क्या क्या काम करेंगे। हम बताएंगे कि हमको चांस मिला, हमने इतना काम किया है, चुन कर आएंगे तो ये काम करेंगे। और धीरे धीरे हमारे लोकतंत्र को प्रगल्भ बनाना चाहिए, गुणात्मक रूप से बदलना चाहिए, और परफॉर्मेंस का ऑडिट होना चाहिए। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट होता है, इम्पोर्टेंट है, पर मैं मानता हूँ फाइनेंशियल ऑडिट से परफॉर्मेंस ऑडिट हो, पार्टी का ऑडिट हो, नेताओं का ऑडिट हो। जिन्होंने अच्छा काम किया उसकी जनता की अदालत में जनता उसको सपोर्ट करे। गडकरी जी, जब भी चाइनीज मीडिया की तरफ से कोई ट्वीट होता है या कोई फोटो आती है, झट से राहुल गांधी उसको ट्वीट कर देते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही एक ट्वीट आया था, चाइनीज आर्मी वाले वहाँ चाइना का झंडा लेके खड़े, उन्होंने कहा कि ये तो चाइना की आर्मी आ गई आपके एरिया में। बाद में भारत की तरफ से भी आए, लेकिन राहुल गांधी ने आपकी सरकार पर सवाल खड़े किए। मुझे लगता है कि हमारे राजनीतिक नेता चाइना के बजाय, पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान के हितों की बात करें, और जो सच्चाई है उसी बात पर बात करें। चाइना क्या बोल रहा है, चाइना तो हमारे प्रति क्या भाव रखता है ये तो दुनिया को मालूम है, पाकिस्तान क्या रखता है ये दुनिया को मालूम है। तो वो जो बोल रहे हैं उन बातों के बारे में हमने बोलकर उसमें प्रतिक्रिया देना मुझे तो भी योग्य नहीं लगता। सर, आपको क्या लगता है जो 5 राज्यों में चुनाव हैं, 3 ऐसे मुद्दे जिसको आपकी पार्टी आगे ले जाएगी, घोषणा पत्र में भी लाएगी? नहीं, हमने विशेष रूप से जो काम किया है विकास का, वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, परिवार की पार्टी नहीं है। और तीसरी बात, हमारी पार्टी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली राजनीति नहीं करना चाहती। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रेम और उसका सबका विश्वास संपादन करके हम आगे जाना चाहते हैं। इसमें लोगों का दिल हम निश्चित रूप से जीतेंगे, जनता का समर्थन हमको मिलेगा और हम चुनाव जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हाल ही में रेड पड़े हैं एजेंसियों के, इनकम टैक्स के, बाकी एजेंसियों के, अखिलेश यादव ने भी कहा कि बीजेपी डर गई है हार से, लिहाजा छापे डलने लगे। तो एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं आपकी सरकार पर। वो एजेंसी अपना काम कर रही है, इसका संबंध सरकार से कोई नहीं, ना हमारे पार्टी से, ना किसी मंत्री से, ना प्रधानमंत्री से। और ये बात सही है, इसमें वो क्यों नहीं बोलते कि रेड पड़ने के बाद क्या मिला क्या नहीं मिला, इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? वो सही है कि गलत है वो देखे। हाँ, अगर कोई इनोसेंट है और रेड पड़ने के बाद कुछ मिला ही नहीं है तो ठीक है, कुछ बात समझ सकते हैं, पर जो कुछ सामने आ रहा है वो तो बड़ा खुलासा करने वाला। ईंधन की महंगाई नहीं रहेगी, चलिए महंगाई तो एक मुद्दा है ना इस दौर में, आप तो साफगोई के लिए जाने जाते हैं। महंगाई का संबंध डिमांड एंड सप्लाई के साथ होता है। जब हमारे नासिक में, महाराष्ट्र में जब प्याज तैयार होता है तो 3 रुपए किलो होता है। अब प्याज का सीजन होता है, उसको स्टोरेज कैपेसिटी देश में बढ़नी चाहिए। आलू उत्तर प्रदेश में होता है 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो मिलता है। जब आलू खत्म हो जाता है, जब वो कीमत 40-50 रुपए हो जाती है, टमाटर, ये स्थिति है देश में। प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, आईक्यूएफ में रखे हुए सब्जियां साल भर वैसी रहती है। तो अब धीरे धीरे हम इसकी चेन तैयार कर रहे हैं, ये खड़ी हो जाएगी तो सब्जियां महंगी नहीं होगी, साल भर सब मिलेगा। लेकिन चुनाव में आप जनता को कैसे समझाएंगे? देखो, अभी तो कुछ भाव कम हो गए, आप मुझे बताइए, जैसे जैसे सब्जियां निकली भाव कम हो गए। अब गेहूं और चावल की कीमतें कभी नहीं बढ़ती क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन है। दालों की कीमतें तो, दालों की भी कीमतें, एक समय शॉर्टेज था, दालों का भी प्रोडक्शन अभी आएगा इस साल का, तो दालों की भी कीमतें कम हो जाएगी। तो महंगाई परेशान नहीं करेगा ये मुद्दा? देखो, केवल खाद्य तेल हम इंपोर्ट करते हैं। अब सरसों भी उत्तर प्रदेश में बहुत लगी है, सूर्यफूल, सोयाबीन, फली, जवस, ये सब हमारे यहाँ अगर होगा और तेल बिया के तरफ अगर हमारा क्रॉप पैटर्न बदलेगा, सरकी का तेल हमारे आ रहा है, तो हम लोग निश्चित रूप से उसमें उत्पादन बढ़ा देंगे। तो इंपोर्ट नहीं करेंगे तो तेल सस्ता होगा, तो महंगाई कम होगी। तो हमारी नीतियाँ उसी के आधार पर काम करेंगी।
जब जब चुनाव आते हैं तो जो जो मुद्दे आप बता रहे हैं काम के मुद्दे गायब हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा हमेशा दूसरे मुद्दे आते हैं, जातिगत मुद्दे, धार्मिक मुद्दे। आप आ रहे थे आज अयोध्या में, कितनी बड़ी रैली थी, कितने लोग थे। आप देखो, मैं देख नहीं सका आज आप सब रैली में इतने लोग जो आ रहे हैं, ये इसका कारण ही यही कि विकास को सपोर्ट करने के लिए। देखो, आम आदमी जातिवादी सांप्रदायिक नहीं है। ये नेता लोग उनके मन में ये जहर फैला फैला कर ये वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स हमको नहीं करना है, हमको विकास की राजनीति करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है। यही बात को, यही कार्यक्रम को लेकर हम काम करना चाहते हैं। आपको लगता है सर कि आपकी राज्य सरकार का ये बड़ा अचीवमेंट है, जिस तरह से माफिया राज यूपी में खत्म किया गया, ढहाया गया? देखो, भारत का नागरिक होने के नाते मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का हृदय से अभिनंदन करूंगा। उनको, उनके सरकार को, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी को और पूरे मंत्रियों को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। क्या समय था, एक उत्तर प्रदेश स्थिति क्या थी? क्या गरीब लोगों सज्जन लोगों की रक्षा नहीं होगी? माँ बहनों की रक्षा नहीं होगी? क्या गुंडाराज चलेगा? बंदूकों के भरोसे लोगों को धाक बताकर लुटाई चलेगी? देखिए, योगी जी का ये बहुत बड़ा यश है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को प्रस्तावित किया है। आज गरीब से गरीब आदमी जिस विश्वास के साथ रोड पर घूम रहा है, ये निश्चित रूप से उनकी बहुत बड़ी देन है और उत्तर प्रदेश की जनता इसको कभी नहीं भूलेगी। एक बयान आया है ओवैसी का, यदि आप रिएक्ट करना चाहें सर। ओवैसी ने कहा है बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ खड़े हो जाएं और आपस में तय कर लें सबसे बड़ा हिंदू कौन है, क्योंकि हिंदू तय करने की होड़ लगी है। देखो, हिंदू और हिंदुत्व की सही परिभाषा समझने की आवश्यकता है। इस देश के मुसलमान भी जब विदेश में जाते तो उनको लोग हिंदी कहते हैं, हिंदी मुसलमान। तो हम यही कहते हैं कि ये भी 50 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले कौन थे? हमारे अब्दुल रहमान अंतुल्ले साहब मुख्यमंत्री थे। तो एक बार मैं ऐसे ही बैठा था, उन्होंने कहा, नितिन तुमको पता है हम कौन थे? बोले मुझे मालूम नहीं। बोले हम करंदीकर थे, कोकणस्थ ब्राह्मण। फिर हमारा कन्वर्शन हुआ तो मैं अब्दुल रहमान अंतुल्ले बन गया। तो हमने यही कहते हैं कि संस्कृति सबक की एक चिरंतना, पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, किसी ने कभी धर्म बदला हो, कोई मस्जिद में जाए, कोई गुरुद्वारा में जाए, कोई बौद्ध विहार में जाए, कोई चर्च में जाए, जिसको जहाँ जाना हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और हिंदू राजाओं का इतिहास है। कभी हिंदू राजाओं ने अन्य धर्मीय के लोगों को कभी आश्रय दिया? आज पारसी आए, ईरानी आए, उनको कभी हिंदुस्तान ने उसको ये दिया, उनका संरक्षण किया। हम विस्तारवादी नहीं है। नेपाल और भूटान को हमारे से डर नहीं है। हम कभी उनकी भूमि हड़पना नहीं चाहते। और विवेकानंद जी ने जो शिकागो में बोला था, वो हिंदुत्व है कि सहिष्णुता, सर्वसमावेशकता, सहजता, बंधुभाव, ये हिंदू समाज की विशेषता है। और मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है हिंदुत्व का, उस पर आप टीवी पर चर्चा करिए। हिंदुत्व, आप पत्रकार हैं, आप कहते हैं कि मैं मेरे पत्रकार के धर्म का पालन कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से हिंदुत्व के सही अर्थों को समझने की आवश्यकता है। ओवैसी जैसे नेता पहले इन सब बातों को ठीक अध्ययन करके समझ लें। ना हम जातिवादी है, ना हम सांप्रदायिक है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रेम, सहिष्णुता के साथ, सहजता के साथ, सबको साथ लेकर इस देश को हमको विश्वगुरु बनाना है। यही हमारा कार्य है। लेकिन राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को कैसे समझाएंगे जो कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व का तो आपको पता ही नहीं कुछ? बोले उनमें तो कोई देश में इतनी बुरी स्थिति नहीं आई है कि इन लोगों से हिंदू और हिंदुत्व समझने का समय हमारे ऊपर नहीं आया। जब उनकी पार्टियां उनको सीरियसली नहीं लेती तो आप काय के लिए ले रहे हैं? अंतिम सवाल आपसे, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, इनमें से कितने राज्यों में कमल खिल रहा है? सब राज्यों में खिलेगा, कमल खिलेगा, हमारा राज आएगा और भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में विजयी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नितिन गडकरी जी बड़े भरोसे के साथ कह रहे हैं कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें सभी में कमल ही खिलेगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, उत्तर प्रदेश। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.